हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज। आप इन क्वेश्चंस का यूज एक बार चैप्टर पढ़ के रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि मुझे कितना चैप्टर आता है और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। 24 फेब से तुम्हारी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और 28 फेब को 12th केमिस्ट्री का पेपर है। इसलिए मैं तुम्हारे सिलेबस में शामिल सभी 10 चैप्टर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ, जिनको पढ़कर तुम आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज का पहला वीडियो, जो मैंने एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से बनाया है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन ब्रास। ब्रास एक मिक्स मेटल है जिसमें दो मेटल्स कॉपर एंड जिंक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन ब्रोंज। इसमें भी दो मेटल्स होते हैं, कॉपर एंड टिन। अपना थर्ड क्वेश्चन है, विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में तीन मेटल्स होती है, कॉपर, जिंक एंड निकल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.62%। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एंटीफ्रीज इन कार्स। 35% by volume solution is used in antifreeze in cars. Next question है, what is the use of antifreeze in cars? Antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin, so used in cars for cooling engine. What is the full form of ppm? The full form of ppm is parts per million. Next question है, what is the sum of mole fraction of all components of any solution? कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलिलिटी, विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इन सभी में केवल एक ही टर्म मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज वॉल्यूम इज टेम्परेचर से डिपेंडेंट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. Next question है, what is a unsaturated solution? A solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called a unsaturated solution. Next question है, pressure does not have any significant effect on solubility on solids in liquids. Why? तो देखिए, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिससे प्रेशर का कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑन सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेनरीज लॉ। Henry's law states that at a constant temperature, the amount of a given gas that dissolves in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. And the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the
mole fraction of gas in the solution. What does Henry's law constant? The Henry's law constant, also called the air water partition coefficient. It is the ratio of compounds partial pressure in air to the concentration of compound in water at a given temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट? ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है इसे के एच के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो बार होती है या फिर किलो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज लॉ कांस्टेंट? ये जो के एच है इसकी वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और इसकी वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सो हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज? जो गैसेज की सोलिबिलिटी होती है इन सॉल्यूशन वो डिपेंड करती है हेनरी कांस्टेंट पे। जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। सो सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज aquatic species are comfortable in cold water rather than hot water? We know that aquatic species use oxygen in respiration and the solubility of gases depends upon pressure and temperature. If we increase temperature, the solubility of gases will decreases. So aquatic species are comfortable in cold water rather than hot water because solubility of oxygen is more in cold water rather than hot water. Next question है, what is the composition of gas tank of scuba divers? जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें 100% ऑक्सीजन नहीं होती है। उसकी कंपोजिशन होती है उसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, वाई? इसका भी रीजन हेनरी लॉ से ही मिलेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में CO2 डिजोल्व की जाती है। CO2 को डिजोल्व करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 विल आल्सो इंक्रीजेस। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है और एक में वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो ये जो लॉ है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। तो ये लॉ क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो किसी फिक्स कंपोजिशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ फॉलो करे। तो ऐसे 3 एग्जांपल अपने बुक में हैं। पहला सॉल्यूशन है बेंजीन एंड टोल्यून का। सेकंड है क्लोरोएथेन एंड ब्रोमोएथेन। थर्ड है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। इसको MCQ में भी पूछा जा सकता है। 4 एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, 3 ये दे दिए जाएंगे, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन।
और सेकंड है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों ही सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, और सेकंड सॉल्यूशन है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये दोनों ही सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एजियोट्रोप्स। तो इसका आंसर होगा एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दैट हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स थ्रू आउट डिस्टिलेशन। मतलब इनके एक फिक्स कंपोजिशन पे ये क्या करते हैं, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, जिन्हें एजियोट्रोप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जांपल है वो मिक्सर ऑफ 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जांपल है वो मिक्सर ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का है। इस कंपोजिशन पे ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच क्वांटिटी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स। आंसर होगा ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना अधिक होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और यूब्लोस्कोविक कांस्टेंट। तो इसका आंसर है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दो नेम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इन दोनों क्वेश्चंस में यूनिट सेम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए अपने चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से हम प्रोटीन्स पॉलीमर्स एंड अदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल 1 मोलर कंसंट्रेशन का ग्लूकोज सॉल्यूशन है और 1 मोलर कंसंट्रेशन का फ्रक्टोज सॉल्यूशन है, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। इट मीन्स दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन सेम होने से इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। 2 सॉल्यूशंस है, दोनों सॉल्यूशंस को ये जो है मेम्ब्रेन है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर भी एक सॉल्यूशन है इधर भी एक सॉल्यूशन है, दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन सेम है। तो जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा पाएंगे। इट मीन्स ऑस्मोसिस नहीं होगा। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन, इट मीन्स देयर इज नो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है
वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन से मतलब क्या है कि जो लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। उसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड डिजॉल्व्ड स्पीसीज होती है इन सी वाटर और सैलाइन वाटर, उनको रिमूव करने में किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग बैक्टीरिया एंड आल्सो रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। टोटली मैं कहूँ तो ये जो खारा पानी होता है उसको मीठा करने में यूज किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। मतलब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है। ये बेंजीन है और इसमें क्या डाला गया है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको डिसॉल्व किया गया है बेंजीन में। तो बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जैसे ही एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे ये डाइमर बना लेगा। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास 60 होता है। कैसे, 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 4 एंड 2 ऑक्सीजन 32, इन तीनों को मिला के आंसर आएगा 60। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ये बेंजीन में डाइमर बनाता है। डाइमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़ के रहते हैं। तो जब प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 60 ना आकर 120 आती है। इसलिए इसका जो मोलर मास है वो 120 होता है इन बेंजीन। सो ये अपनी सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेस्ड होगा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो का वेट करते रहिए। जल्द ही तुम्हें ये वीडियो मिलेगा। इसके बाद में मैं इन तीनों चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो भी बनाऊंगा। तकरीबन पर वीडियो में 10 to 15 न्यूमेरिकल्स होंगे और वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, बाय बाय, एंजॉय दिस वीडियो एंड prepare yourself.